हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ दोस्तों। ये बायोलॉजी की सीरीज चल रही है। इसमें दोस्तों ये आज का टॉपिक 4 है। कौन सा है? टॉपिक नंबर 4 है। 3 टॉपिक ऑलरेडी पहले से हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपने उनको नहीं देखा है उनको भी देखें दोस्तों। तो आज का टॉपिक देखेंगे, आज देखेंगे दोस्तों ब्लड को बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही डिटेल में देखेंगे और कम समय में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए समय को बिना गंवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जैसे ब्लड के बारे में बात करते हैं। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। कैसा है? प्राकृतिक कोलाइड यानी गाढ़ा है। जो ब्लड है यानी रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक यानी लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, यानी ये पूरे शरीर को कनेक्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे भी काटेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा? ब्लड। अगर आपके यहाँ पे भी चोट लगेगी तो यहाँ पे भी क्या निकलेगा? ब्लड। आप अगर यहाँ पे भी कहीं पे चोट लगती है पूरे शरीर पे तो क्या निकलेगा? ब्लड। तो आप बोल सकते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड पूरे शरीर को एक तरह से कनेक्ट किए हुए है। क्या? कनेक्ट, यानी पूरी बॉडी को इसने कनेक्ट कर रखा है। इसका जो पीएच मान है, पीएच मान कितना है? पीएच मान है 7.4। अब पीएच स्केल की बात करें, 7 पे होता है न्यूट्रल, और 7 से 14, और इधर 1 से या 0 से इधर होता है अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय। इधर होता है क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। और ये क्या है? 7 से ऊपर है। कितना? मान लो यहाँ पे कितना? 7.4। तो ये कैसा है? यह एक क्षारीय है, अर्थात रक्त कैसा है? क्षारीय। जो स्वस्थ मानव होता है उसके शरीर में कितना होता है? रक्त होता है 5.5 लीटर। कितना होता है? 5.5 लीटर होता है, जो उसके कुल भार का कितना होता है? 7%। 7% होता है। ठीक है दोस्तों। और महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम होता है, यानी कुल शरीर का 7 से 7.5% होता है। वहीं देखें कि मेल में कितना होता है? 5 से 6 लीटर। वहीं फीमेल में देखें, महिलाओं में 4 से 5 लीटर, यानी थोड़ा कम होता है, क्योंकि उनका ओवरऑल जो बॉडी वेट होता है वो भी कम होता है। और जो ब्लड है, ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड में ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके अलावा प्लेटलेट्स और WBC, ठीक है दोस्तों, और RBC और प्लाज्मा। ये जो येलो पार्ट दिख रहा है ये है प्लाज्मा, ये है RBC। RBC यानी रेड ब्लड सेल। और ये है WBC। क्या है? WBC। ये भी है WBC, ये भी है WBC, ये भी है WBC, ये भी है WBC, ये भी है WBC। ठीक है दोस्तों। और ये है प्लेटलेट्स। ये जो दिख रहा है ये है प्लेटलेट्स। और ये येलो कलर का जो लिक्विड तरल पदार्थ है इसी को बोलते हैं प्लाज्मा। यहाँ पे बात करें, इसमें प्लाज्मा होता है कितना? 55% प्लाज्मा होता है। और 45% में इसमें क्या है कि 45% में क्या होता है? सेल्स होते हैं, कार्पल्स यानी कणकाएँ होती हैं। क्या होती हैं? कणकाएँ। ये होता है लिक्विड अवस्था में। कैसे होता है दोस्तों? लिक्विड। ये होता है मान लो सॉलिड। ठीक है। तो ये चीज़ है, ठोस पदार्थ ये है और तरल पदार्थ ये है। इसमें से जो प्लाज्मा है कितना? 55%। जो WBC है वो ये है, और ये है RBC। ठीक है दोस्तों, ये इसका रेशियो है। आगे चलते हैं। आगे इसमें एक और पॉइंट है कि रक्त है, जो ब्लड है, विभिन्न पोषक पदार्थों तथा गैसों का परिवहन करता है। अब ये किस किस का परिवहन करता है? एक तो ये करता है जो पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और भी हैं। उसके अलावा ये किसका करता है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो परिवहन करता है ब्लड। वैसे तो बहुत पोषक पदार्थ हो गए, गैसें होंगी, गैसों में ये हैं, इनका परिवहन करता है। जैसे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ब्लड, ये वाला, ये कौन सी? इसको बोलते हैं वेन। और इधर वाले पार्ट को बोलेंगे आर्टरी। ये है वेन और इधर है आर्टरी। जो आर्टरी होती है उसमें कौन सा? प्योर ब्लड रहता है, यानी शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त में क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। वहीं जो वेन होती हैं इसमें क्या? इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसको बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। क्या बोलते हैं दोस्तों? इम्प्योर ब्लड। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि किसको प्योर ब्लड बोलते हैं, किसको इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। जो भी आप भोजन करते हैं या भोजन खाते हैं वो सबसे पहले मुंह में जाता है, मुंह में आप उसको चबाते हैं। उसके बाद जो भोजन की नलिका होती है उसके द्वारा आपका वो आमाशय में चला जाता है, ना स्टमच में चला जाता है। उसके बाद वो पाचन हो के कायम में परिवर्तित होकर वो पहुँच जाता है किसमें? छोटी आंत में उसका पाचन होता है। वहीं से जो पोषक पदार्थ है, जो पूरा उसका एक तरह से, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इसका ये टूट जाता है ग्लूकोज में। फैट किस में? फैटी एसिड में।
प्रोटीन अमीनो एसिड में, ये सारा कुछ फिर ये किस में चला जाता है, ब्लड में, फिर ब्लड इसका सर्कुलेशन करता है। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। आगे बात करें जो आरबीसी है, आरबीसी इसका जो कलर है, कलर कैसा होता है, आरबीसी में एक प्रोटीन होता है कौन सा, ह्यूमन ग्लोबिन, प्लस इसमें ह्यूमन ग्लोबिन इसमें मिला देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो इसी का कलर हो जाता है लाल। ठीक है दोस्तों, कैसा हो जाता है, तो ये होता है रिच होमोग्लोबिन, ऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है उसमें रिच होमोग्लोबिन होता है, उसी का कलर कैसा होता है, लाल, आरबीसी। रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में मेसोडर्मल एक टिश्यू होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये किस में, मेसोडर्म में होता है। मेसोडर्म जैसे कि इसकी अलग प्रोसेस है, जब हम रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें मेसोडर्म आएगा, तो इसकी यहाँ पर चर्चा करना उचित नहीं है। बस आप इसको इतना याद रखें कि एक यह मेसोडर्मल टिश्यू है, ठीक, ब्लड कैसा है, एक मेसोडर्मल टिश्यू है। वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, जो बोन ये हड्डी है इसमें होता है, ये है बोन मैरो, तो इसमें होता है किसका, रक्त का निर्माण। और रक्त प्लिया व तिल्ली में जाकर जमा हो जाता है, और स्प्लीन को ब्लड बैंक का कहा जाता है। और जो प्लीहा ये है स्प्लीन, इसमें ये जो है आर्टरी है और नीचे वाली वेन है। आर्टरी में कैसा रहेगा, प्योर ब्लड, वेन में कैसा होगा, इम्प्योर ब्लड। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी लोकेशन, जो स्प्लीन है कहाँ पर है, स्प्लीन होता है ये है लीवर, क्या है दोस्तों, ये है लीवर, और ये है स्टमच, ये क्या है, स्टोमच, स्टोमच यानी आमाशय, और उसी के पास ये है, ये जो दिख रहा है ये इसी को बोलते हैं स्प्लीन। और ये है गाल ब्लैडर यानी पित्त की थैली, इसमें देखेंगे तो ये है, ये आपको दिख रहा होगा इसकी लोकेशन। आगे बात करें, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, वो की थी विलियम हार्वे ने। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 ग्राम होता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर अधिक हो जाए तो आपकी जो नसें हैं उसमें, जो आर्टरी होती हैं उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। जैसे ये है, ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई तो इसमें ब्लॉकेज आ जाएगी, तो यहीं पे ब्लड का थक्का जमने लगेगा, जिससे कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, तो आप कोलेस्ट्रॉल कम मात्रा में लें। अब इसको देखते हैं ब्लड। अब यहाँ से आपका जो मेन आगे था थोड़ा सा परिचय, अब मेन जो टॉपिक है ये स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं ब्लड। ब्लड को हमने क्या है, दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो प्लाज्मा, जो लिक्विड अवस्था में, किसमें, लिक्विड। ये हैं कणिकाएँ, ये किसमें है, सॉलिड। प्लाज्मा, प्लाज्मा में जो वाटर होता है 90%, और 10% में बाकी जो भी चीज़ें सारी होती हैं। उसमें भी 4% प्रोटीन, प्रोटीन में ये प्रोटीन है अल्बुमिन, ग्लोमिन और फैब्रिनोजन, ठीक है, ये है। उसमें भी सबसे ज़्यादा अल्बुमिन होता है, उसी के ये कितना हो गया प्लाज्मा, 55%। और 45% में होती हैं आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, और 1% में होती हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या होती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और डब्ल्यूबीसी कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ईसोनोफिल, बेसोफिल, ये क्या है, डब्ल्यूबीसी। तो ये चीज़ आपको और आगे हम देखेंगे। जो कणिकाएँ होती है सॉलिड पार्ट, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो डब्ल्यूबीसी होती है इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रक्त प्लाज्मा की। यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। कौन, रक्त प्लाज्मा। इसका 90% भाग जल होता है। कितना होता है दोस्तों, 90% भाग जल होता है। 10% भाग में क्या, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है। कितने में, 10% में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन से हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। कौन से हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। यह दोनों प्रोटीन रक्त के थक्का जमाने या बनाने में मदद करते हैं। एक बार यहाँ पे फिर से देखें क्या क्या होता है। इसमें एक तो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, ये जो आपको दिख रही होगी ये है आरबीसी। ये वाला हिस्सा क्या है, ये है आरबीसी, रेड, ये है आरबीसी। उसके बाद ये जो येलो पदार्थ है इसको बोलते हैं क्या, प्लाज्मा। इसको बोलते हैं प्लाज्मा। ये आपके ब्लड का है, ये है ब्लड वेसल्स यानी नसें। ये जो है ये नस है। ये है वाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी।
ये जो दिख रहा है ये हैं प्लेटलेट्स। क्या हैं दोस्तों? प्लेटलेट्स। और ये है WBC, ये है WBC, ये है WBC, ये है WBC। आपको इतना ही ब्लड में पढ़ना है। ये है प्लाज्मा, और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। प्लाज्मा की संरचना व कार्य। प्लाज्मा, जो प्लाज्मा का कार्य है, प्लाज्मा भोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को घुले हुए रूप में ले जाता है। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था, थोड़ा यहाँ पे पीछे रिकॉल कराते हैं आपको। जैसे ये है, ये ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, यानी प्रत्येक कोशिका के पास जा रहा है, प्रत्येक सब जगह जा रहा है। अब मैं कहूँ कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? ऑक्सीजन को ले जाता है RBC। जो रक्त है, रक्त में भी RBC इसको, और एक RBC जो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को, जैसे ये क्या है? RBC। तो ये ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को अपने साथ ले जाएगी, ये इतना ले जाती है। वहीं मैं बात करूँ CO2 की, CO2 को कौन ले जाता है? CO2 को ले जाता है कौन? प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा CO2 को ले जाता है अपने साथ बांधकर। और किसको ले जाता है? और वो ले जाता है जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होते हैं उसको, जैसे अमीनो एसिड हो गया, इनको कौन ले जाता है? प्लाज्मा। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। वहीं पानी, रक्त में द्रव्यमान को बनाए रखना और विभिन्न घटकों में घुलने में मदद करता है कौन? पानी। पानी कितना होता है? 90%। ग्लूकोज एवं अन्य शर्करा, ऊर्जा प्रदान करना, चयापचय प्रक्रिया में शामिल होना। विटामिन, शरीर में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है कौन? विटामिन और हार्मोन्स। प्रोटीन, एल्ब्यूमिन होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद ग्लोबुलिन, उसके बाद फाइब्रिनोजन। ये सबसे, अगर इनका सीक्वेंस देखा जाए तो इनका सीक्वेंस यही है। प्रोटीन में सबसे ज़्यादा कौन सा है? एल्ब्यूमिन, उसके बाद ग्लोबुलिन, उसके बाद फाइब्रिनोजन। जो एल्ब्यूमिन है ये द्रव संतुलन को बनाए रखने में सहायक रहता है, और ग्लोबुलिन ये प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा, संक्रमण से लड़ना। और फाइब्रिनोजन ये है मेन, ये है रक्त का थक्का जमाने में किसका काम होता है? फाइब्रिनोजन का। यूरिया, प्रोटीन के अपघटन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद, जैसे यूरिया। अब यूरिया को कौन लेके आता है? जैसे यूरिया का निर्माण कहाँ हो गया? यूरिया का निर्माण हो जाता है लीवर में। कहाँ हो जाता है दोस्तों? लीवर में। और लीवर से जो किडनी में आता है, ये तो ब्लड में घुल जाता है। उसके बाद जब आता है तो कौन लेके आता है? ये भी प्लाज्मा लेके आता है। क्रिएटिन, मांसपेशियों के अपघटन का अपशिष्ट, ये सारा है, इसका पूरा काम कौन करता है? प्लाज्मा। ये येलो वाला पदार्थ प्लाज्मा है। आगे बात करते हैं सीरम या सेरम, जो भी है सेरम है। जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष बचा हुए भाग को क्या बोलते हैं? सेरम। जो आपके पास रक्त था उसमें भी जो प्लाज्मा है, जैसे ये रक्त प्लाज्मा है, इसमें से अगर मैं निकाल दूं किसको? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को, तो बचा हुआ शेष भाग क्या कहलाएगा? सेरम। सेरम हल्के पीले रंग का होता है। बीमारियों की जांच में सेरम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये है सेरम। ठीक है, यह है ब्लड क्लोट। अब इधर देखें, ये है प्लाज्मा, ये थोड़ा सा है वाइट ब्लड सेल, ये है RBC। उसमें से मैंने क्या निकाल दिया? फाइब्रिनोजन। जैसे सीरम क्या है? ये पूरा है वो, इसमें से प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दिया जाए तो ये क्या बचेगा? सेरम। ठीक है दोस्तों, ये प्लाज्मा होता है 55%, ये प्लेटलेट्स, और ये RBC, और ये WBC हुई। WBC में लिम्फोसाइट, बेसोफिल, ईसोनोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये चीज़ है। अब देखते हैं कार्पल्स, यानी कड़की, कड़काएँ। यह है रक्त का कड़की यानी ठोस भाग है। कैसा है दोस्तों? ठोस भाग। इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से? एक तो प्लेटलेट्स, और दूसरा RBC, और दूसरा WBC। जो प्लेटलेट्स है इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, RBC को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, WBC को बोलते हैं क्या? ल्यूकोसाइट बोल लें या कुछ भी बोल लें। अब यहाँ पे डिवीजन देखते हैं। प्लाज्मा में 55%, और जो ठोस वाला पदार्थ होता है ये 45%। इसमें ब्लड कार्पल्स होती हैं और प्लेटलेट्स। जो ब्लड कार्पल्स होती हैं इसमें होती हैं RBC और WBC। जो WBC होती हैं वो होती हैं अग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुअल साइट, ग्रेनुअल साइट और अग्रेनुअल साइट। जो ग्रेनुअल साइट होती हैं उसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसोनोफिल, इधर कौन सी होती है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। इसमें क्या है, इसको और आगे अभी देखेंगे। अभी एक ओवरव्यू है, बहुत धीमे धीमे आपका इधर थोड़ा ओवरव्यू होता जा रहा है, और आगे डिटेल में पहुंचते जा रहे हैं। एक बार फिर आपको रिवीजन करा दूं। यह है प्लाज्मा,
यह है ब्लड वेसल्स, यह है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, यह है प्लेटलेट्स, ठीक है, यह है प्लाज्मा, यह है वाइट ब्लड सेल, यह है वाइट ब्लड सेल। ये सारी कौन सी? वाइट ब्लड सेल। प्लाज्मा 55% होता है, आरबीसी लगभग 45%, और ये होती 1% में, जिसमें प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल होती हैं। अब बात करते हैं आरबीसी की। तो हमने क्या क्या देख लिया है? प्लाज्मा देख लिया है, ठीक है दोस्तों, और प्लाज्मा ही देखा है, हालांकि अभी कुछ नहीं, सीरम देख लिया। अब देखते हैं आरबीसी। रुद्राणु का 90% भाग क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी की कुल संख्या कितनी होती है? 5 मिलियन। ये आपको याद रखना। आरबीसी के केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता। जो आरबीसी है, आरबीसी में यहाँ पे केंद्रक नहीं पाया जाता है, तभी तो ये है आरबीसी। तो इसमें केंद्रक जैसे ये है, ये थोड़ी नीचे दबी हुई है, किस वजह से? क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो आरबीसी है, इसको एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। अब जी ये इधर क्या है, जैसे ये है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ इसके अपवाद हैं जिसमें पाए जाते हैं, जैसे ऊँट और लामा, ये इसके अपवाद हैं, इनमें क्या केंद्रक पाया जाता है। ये बोन मैरो है, और जो आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है रेड बोन मैरो में। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। यह है लीवर, ये पूरा ये है लीवर। खराब हुई आरबीसी स्प्लीन में या यकृत में जाकर नष्ट हो जाती है। जो आरबीसी खत्म हो जाती है, जिसका जीवन काल है, उसका जीवन काल खत्म हो जाता है, उसके बाद स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन करना। आरबीसी में ह्यूमन ग्लोबिन एक प्रोटीन पाया जाता है। ये क्या है? प्रोटीन। और ह्यूमन ग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। लाल एक तो प्रोटीन हो जाए, ह्यूमन ग्लोबिन आरबीसी, प्रोटीन हो गया ह्यूमन ग्लोबिन आरबीसी, और प्लस इसमें ऑक्सीजन और मिल जाए तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल। ह्यूमन ग्लोबिन में लोहा यानी आयरन पाया जाता है। यह है स्प्लीन। आपको जो अंग हैं उनकी लोकेशन भी याद रहनी चाहिए। ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, ये आपके फेफड़े हैं। आगे है ह्यूमन ग्लोबिन ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। जैसे ये है, ये इधर से हो रहा है, इसको बोलते हैं आर्टरी, ठीक है, महाधमनी। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये है महाशिरा या सिरा, वैन बोलते हैं, इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये सारा कहाँ पर होता है? ये पंप करता है, ये हार्ट, और ये है फेफड़े। यहाँ से CO2 को निकाल दी जाती है और इसमें ऑक्सीजन को डाल दिया जाता है। ये सारी प्रक्रिया इसमें होती है। ये इस क्लास को देखना है तो आप पीछे की क्लास देखें, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें बहुत डिटेल में बताया है। पुरुषों में ह्यूमन ग्लोबिन लगभग इतना होता है प्रति कितना 100 ml पर। फीमेल में होता है 139 और प्रति 100 ml पर। ह्यूमन ग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? उसमें होता है एनीमिया, बहुत डेंजर बीमारी है दोस्तों। और इसमें होता है, मैं वो बता दूँ, 14 से 15 पॉइंट, और ये रहता है इधर 12 से 13 पॉइंट। ये ब्लड है। अगर आप CBC की जांच कराएंगे तो आप उसमें यही पाएंगे। अब एनीमिया के बारे में देखते हैं। एनीमिया क्या है? खून की कमी से होने वाला रोग है। इसमें क्या है? जीभ, आँखों का रंग फीका होना, सिर दर्द, थकान, चक्कर आना। उपाय क्या है? आयरन एवं फॉलिक एसिड की नियमित दवा लें या सिरप लें। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, गुड़ व फल खाएं। लक्षण दिखने पर तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। अब आपको महरम कैसे पड़ेगा? जैसे ये आपकी आँख है, तो आँख को अगर आप नीचे, तो आँख है, आँख को अगर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे ये जितना वाइट दिखेगा, यानी और आप कंपेयर करें और लोगों की आँखें देखें तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे होंगे कैपिलरी, तो वहाँ पे पता चल जाएगा आपके शरीर में कितना ब्लड है कि नहीं। शरीर में खून की कमी से होने जो दिखते हैं लक्षण, वो यहीं पे महसूस हो जाते हैं। अब बात करते हैं WBC की। किसकी बात करते हैं? WBC की। इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएँ। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 8,000 से लेकर कितनी 10,000 के बीच में। तो अब आप ये तो लगा सकते हैं एक तरह से, अगर आपने सोचा होगा कि सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? RBC की। उसके बाद होती है प्लेटलेट्स की। उसके बाद किसकी होती है? WBC की। ये है संख्या के अनुसार, संख्या सबसे ज़्यादा किसकी होती है? RBC की, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद WBC।
डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, ये नहीं होता है, जिस कारण यह कैसा दिखाई देता है? सफ़ेद। ये है आपका क्या है? इसी को बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। अब इसको क्या है, हमने कई भागों में, जैसे ग्रेनुअल साइट, अग्रेनुअल साइट। जो ग्रेनुअल साइट होता है जैसे न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, और इधर क्या है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है दोस्तों, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जो ग्रेनुअल साइट होता है, जो ग्रेनुअल साइट होता है, इसमें क्या है, जो केंद्रक होते हैं वो एक से ज़्यादा अधिक होते हैं। इसमें 3 है, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। जो अग्रेनुअल साइट होता है इसमें केंद्रक एक ही होता है। तो मोनोसाइट में कितना? एक केंद्रक है, लिम्फोसाइट में एक है। वहीं जो ग्रेनुअल साइट में जो एक से अधिक केंद्रक हैं, जैसे बेसोफिल में एक से अधिक है, इसिनोफिल में और न्यूट्रोफिल में। ठीक है, ये है। और जो लिम्फोसाइट है इसमें भी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और न्यूट्रल किलर सेल, ये चीज़ और पाई जाती है। इनके बारे में भी देखेंगे आगे। डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है वो कैसा है? अनियमित, यानी इसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं है, कभी कैसा भी रहेगा, ये ऐसा है और आगे और कैसा भी रहेगा। तो इसका जो आकार है वो बदलता रहता है, यानी ये एक तरह से निश्चित आकार नहीं है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में, यानी बोन मैरो में, येलो बोन मैरो में। इसका जीवन काल कितना होता है? 4 दिन। जो डब्ल्यूबीसी है, मान लो अब इसका रेशियो क्या है, अगर आरबीसी आपकी 600 है तो डब्ल्यूबीसी कितनी होगी? 1, क्योंकि डब्ल्यूबीसी सबसे कम है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी हमें संक्रमण से बचाता है, अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करता है। ये है डब्ल्यूबीसी। आपको एक बार फिर से बता दूं, ये डब्ल्यूबीसी है, ये रेड वाली ये आरबीसी है, ये प्लेटलेट्स है, ये जो तरल पदार्थ है येलो, इसको प्लाज्मा बोलते हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं। आगे बात करें, इसमें भी ये रेड ब्लड सेल है। आगे बात करें डब्ल्यूबीसी के प्रकार, इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। जो मोनोसाइट होती है ये सबसे बड़ी होती है। जो मोनोसाइट है ये कैसी है? सबसे बड़ी है। मोनोसाइट सबसे बड़ी है। जो लिम्फोसाइट है ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है और जीवाणुओं को नष्ट करती है। अब इधर देखते हैं, मोनोसाइट का आकार सबसे बड़ा होता है, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करती है। आगे बात करें, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षक कहलाती हैं। लिम्फोसाइट में टी सेल व बी सेल पाई जाती हैं। किसमें? लिम्फोसाइट में। बीमारियों से मुख्य रूप से रक्षा टी सेल करता है, और एचआईवी में क्या हो जाता है? टी सेल नष्ट हो जाता है। ये है हेल्दी टी सेल, ये है इन्फेक्टेड टी सेल। कैसा है? इन्फेक्टेड। अब बात करते हैं बीमाणु यानी प्लेटलेट्स। इसको थर्मोसाइट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोसाइट। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है, अर्थात यह रक्त के बहाव को रोकती है। यह रंगहीन होती है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। प्रति घन मीटर में इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। डेंगू में इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 80,000 से कम हो जाती है। इधर बात करते हैं, बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स की। रक्त का कार्य, रक्त पचीय भोजन पदार्थ का प्रमाण करता है। रक्त ह्यूमन जो रक्त है हार्मोन्स, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का प्रमाण करता है। रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि मलेरिया बुखार में स्प्लीन प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है। आगे बात करते हैं लसका। यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। शरीर में बहुत सारी लसकाएं ग्रंथि पाई जाती हैं, जिससे लसका निकलकर आगे प्रभावित होता है। लसका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, अर्थात कोशिका से हृदय की ओर होता है। कहाँ से? कोशिका से हृदय की ओर। ये है लसका, यानी जो लिम्फ है वो कैपिलरी, ये है ग्रीन वाली। ये लसका शरीर को संक्रमण से बचाती है तथा शरीर के अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेती है। लसका में ऑक्सीजन की अपेक्षा CO2 अधिक होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यह घाव भरने का कार्य करती है। यह रक्त में आरबीसी तथा प्लेटलेट्स के अंदर पाई जाती है। पोलियो बीमारी में लसका तंत्र प्रभावित होता है। आगे रक्त का थक्का जमना या क्लोटिंग होना। आगे बात करें रक्त का थक्का जमना या क्लोटिंग। जो ब्लड क्लोटिंग होती है वो शरीर में किसी कटे स्थान पर रक्त का जम जाना ही रक्त का थक्का या क्लोटिंग कहलाता है। रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट रक्त के थक्का बनने की क्रिया को कैस प्रोसेस कहते हैं। रक्त का थक्का निम्नलिखित क्रिया द्वारा बनता है। जब कहीं कटता है यानी कटता है तो शरीर में रक्त बाहर आता है।
और रक्त वायु के संपर्क में आता है, जिस कारण रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट, जिस कारण क्या होता है, जो थ्रोम्बोसाइट है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ क्रिया करके रक्त में पहले से उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। ये सारी प्रक्रिया होती है, जैसे क्लोटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है और ये किसके फैब्रिनोजन के साथ प्रक्रिया करके किसको फैब्रिनोजन बना देता है। उसी के बाद ये हो जाती है ब्लड क्लोटिंग। जैसे ये यहाँ से रक्त बाहर जा रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्लेटलेट्स आ गई हैं, तो इसका फिर आखिरकार यहाँ पे क्या हो गई, ब्लड क्लोटिंग, और रक्त यानी निकलना बंद हो जाता है। यह थ्रोम्बिन रक्त में पहले से उपस्थित फाइब्रिनोजन से क्रिया करके इसे फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन की रचना जाली के समान होती है, जिसमें रक्त में रुधिराणु यानी मुख्य रूप से आरबीसी आकर फंस जाता है, जिस रक्त का बहाव रुक जाता है। इसे रक्त का स्कंदन या थक्का कहते हैं। जैसे ये है, इसमें ये जो है आरबीसी ये फंस गई है जाली में, इसमें सबसे ये प्रक्रिया है। इसको अगर आप याद रख लेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। जैसे थ्रोम्बोसाइट किससे, वायु के साथ प्रक्रिया करता है, वायु के संपर्क में आता है तो वो बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम व प्रोथ्रोम्बिन मिलकर ये क्या बना देता है, थ्रोम्बिन को। थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन से क्रिया करके फाइब्रिन बना देता है। फाइब्रिन आरबीसी को एक तरह से जब्त कर लेता है। उसी के बाद रक्त का थक्का जम जाता है। ये रक्त का थक्का जम रहा है। रक्त के थक्के में अनिवार्य पदार्थ कौन से हैं, विटामिन के, रुधिराणु यानी प्लेटलेट्स, धातु या तत्व, कैल्शियम, प्रोटीन, फैब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। हेमरेज नसों का फटने के कारण विटामिन के। शरीर के अंदर यदि रक्त जम जाए तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। वैसे तो ये ब्लड क्लोटिंग हो जाती है अंदर ही अंदर, तो ऐसे अगर मान लो अगर आपके जो हार्ट है, हार्ट के पास होती है तो आपकी मृत्यु निश्चित है। अगर और कहीं पर होती है तो थोड़ा उसका इलाज हो सकता है। रक्त के अंदर हेपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, और यही हेपेरिन जब वायु के संपर्क आता है तो ये निष्क्रिय हो जाता है। हेपेरिन एंटी क्लोटिंग या एंटी कोगुलेंट कहते हैं। हेपेरिन वायु के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है ताकि खून का थक्का बन सके। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। कौन सा, हीमोफीलिया। इस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है, अतः कटने पर रक्त बहाव नहीं रुकेगा। इस बीमारी को सबसे पहले महारानी एलिजाबेथ में देखा गया था। यह बीमारी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से प्रारंभ हुई है। दोस्तों क्लास पूरी हो चुकी है। अगला टॉपिक कल आएगा दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और आपको इसकी PDF चाहिए तो विजन ऑनलाइन एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी PDF ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।